गुड इवनिंग एवरीवन। सबके लिए वीडियो क्लियर है, जितने भी लोग प्रेजेंट है क्लास में। चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? मेरे ख्याल से ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, आपको रिलेशन बताया था, समझ में आ गया था आपको ट्रू स्ट्रेस क्या होता है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। क्या आपको ये भी समझ में आ गया था कि ट्रू स्ट्रेन क्या होता है और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? फटाफट से अगर मैं एक बार रिकैप करूं, अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रहा हूँ ओरिजिनल एरिया लेके, तो कौन सा स्ट्रेस निकलेगा? अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रहा हूँ ओरिजिनल एरिया लेके, तो कौन सा स्ट्रेस निकलेगा? इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकलेगा। क्लियर? या फिर इसको कन्वेंशनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं या फिर नॉमिनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। बट अगर मैं जिस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ उसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया यूज कर रहा हूँ, तो फिर कौन सा स्ट्रेस आएगा? फिर ट्रू स्ट्रेस आएगा। और हमने कल ये भी देखा था कि टाइम के साथ जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट रहता है या वेरी करता है? टाइम के साथ जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है या वेरी करता है? वो वेरी कर रहा है। अगर वो वेरी कर रहा है, क्या मैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख पाऊंगा? नहीं ना। अगर मैं फिक्स अमाउंट ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं लिख पा रहा, तो क्या जो ट्रू स्ट्रेन है वो एक फिक्स क्वांटिटी है? जो ट्रू स्ट्रेन है क्या फिक्स क्वांटिटी है? नहीं। फिक्स क्वांटिटी कौन सी है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। तो उसी को लेके मैं अपना एनालिसिस करूंगा। क्लियर? दूसरी चीज, हमने क्या देखा था? एलोंगेशन। अब ध्यान से बात समझो। एक तो हमारे पास कौन सा स्ट्रेन था? इंजीनियरिंग स्ट्रेन था। और एक कौन सा स्ट्रेन था? एक ट्रू स्ट्रेन था। अगर मैं ओरिजिनल लेंथ ले रहा हूं एल नॉट और फिर स्ट्रेन निकाल रहा हूं, तो वो कैसा स्ट्रेन है? वो एक इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, कन्वेंशनल स्ट्रेन है या नॉमिनल स्ट्रेन है? बट जिस पॉइंट पे मैं अगर डिफॉर्मेशन चेक कर रहा हूं, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मेरे स्पेसिमेन की लेंथ है, अगर मैं उस लेंथ को कंसिडर करके स्ट्रेन निकाल रहा हूं, तो वो कौन सा स्ट्रेन हो जाएगा? दैट विल बी ट्रू स्ट्रेन। अब जो स्पेसिमेन की लेंथ है वो टाइम के साथ कांस्टेंट करेगी या वेरी करेगी? वेरी करेगी। तो मैं फिर कौन सी लेंथ लूं? मैं फिर से फंस गया। तो ट्रू स्ट्रेन वापस से कैसी क्वांटिटी है? एक वेरिंग क्वांटिटी है। तो अपना एनालिसिस सिंपल करने के लिए मैं कौन सी लेंथ लूंगा? मैं ओरिजिनल लेंथ लूंगा और कौन सा स्ट्रेन रिपोर्ट करूंगा? इंजीनियरिंग स्ट्रेन रिपोर्ट करूंगा। इतनी बात सबको क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, क्या? ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्या आपको ये समझ में आ गया था कैसे निकल के आया? क्लियर? हम लोगों ने जब ये रिलेशन डिराइव किया, हमने किस टाइप की लोडिंग ली? टेंसाइल लोडिंग ली या कंप्रेसिव लोडिंग ली? टेंसाइल लोडिंग ली। अगर मैं मुझे यही रिलेशन निकला हो, लेकिन अगर मैं कंप्रेसिव लोडिंग यूज करूं, तो सिर्फ एक चेंज आएगा। क्या चेंज आ सकता है? माइनस। कैसे? देखो ना, समझो इधर ध्यान से बात। आप लोगों ने जब यहाँ पे डेल्टा एल एफ की वैल्यू लिखी, दैट विल बी एल नॉट प्लस डेल्टा एल। ये कब होता है? जब लोड टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो? टेंसाइल हो। अगर लोड कंप्रेसिव है, अगर लोडिंग कंप्रेसिव है, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी? इनिशियल लेंथ माइनस एल नॉट ना। अरे हाँ, है ना, क्योंकि लेंथ में डिक्रीज आएगा ना अगर लोडिंग कंप्रेसिव है तो यहाँ पे बस क्या चेंज आएगा? प्लस की जगह माइनस आएगा। माइनस आएगा। तो अगर मुझे लिखना है वापस से, ट्रू स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू एल एन ऑफ 1 - इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये किस लोडिंग के लिए आएगा? दैट विल बी फॉर कंप्रेसिव लोडिंग। फॉर टेंसाइल लोडिंग, टेंसाइल लोडिंग फॉर कंप्रेसिव। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से सुनो बात। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में यूटीएम का नाम सुना है? यूटीएम। यूटीएम क्या होता है? यूटीएम कभी सुना है? यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। किस टाइप के लोड लगते हैं इस पे टेंसाइल लोड लगता है, कंप्रेसिव लोड लगता है या शियर लोड लगता है? किस टाइप का लोड लगता है? या सारे लगते हैं? सारे के सारे आप लोड अप्लाई कर सकते हो यूटीएम के ऊपर। चाहे आपने लोडिंग टेंसाइल लगा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हमने लोडिंग कंप्रेसिव लगा रखी है, तब भी कोई। क्यों? एक बार बताना जरा। जब आपने कंक्रीट का क्यूब टेस्ट किया, तो आपने किस टाइप की लोडिंग लगाई थी यूटीएम के अंदर? कंप्रेसिव लोडिंग। कंप्रेसिव लोडिंग। हम शियर लोड भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, यूटीएम के अंदर। अब सर आप ये क्या बोल रहे हो? ये यूटीएम पिक्चर में कहाँ से आ गया अचानक से?
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या मुझे मटेरियल को स्टडी करना है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या मटेरियल के मुझे अंदर जाके स्टडी करना है? और किसी भी मटेरियल को अगर स्टडी करना है तो उसके ऊपर क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? अगर मुझे किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? एक बात समझो, कंक्रीट की स्ट्रेंथ आपने ऐसी उसको देख के निकाल दी कि ये कंक्रीट है, इसकी स्ट्रेंथ होगी, है ना? आपने उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए ना। अगर आपको उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी थी एफसी के, तो आपने टेस्ट परफॉर्म किया। सिमिलरली किसी भी मटेरियल की अगर मुझे प्रॉपर्टी निकालनी है तो मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? मुझे टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर मुझे टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा तो मैं किसकी हेल्प लूंगा? मैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हेल्प लूंगा। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में चाहे लोड टेंसाइल हो, चाहे कंप्रेसिव हो, चाहे शियर हो, उसका नेचर कैसा होगा? इंपैक्ट होगा, सडन होगा, या ग्रेजुअल होगा? अगर किसी को पता है तो क्लास में। ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर। और ग्रेजुअल लोड क्या होता है कि धीरे धीरे लोड का मैग्नीट्यूड आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे विद टाइम। ये बात सबको क्लियर है? बढ़िया। नाउ, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर मैं माइल्ड स्टील का टेस्ट करूंगा। अब सर माइल्ड स्टील ही क्यों? क्योंकि माइल्ड स्टील मोस्ट कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर मैं किसका टेस्ट करूंगा? मैं माइल्ड स्टील का टेस्ट करूंगा, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल है। किस नेचर का लोड लगाऊंगा? टेंसाइल नेचर का। और साथ ही साथ वो लोड कैसा होगा? वो लोड ग्रेजुअल अप्लाइड लोड होगा। क्लियर बात? मैं माइल्ड स्टील का टेस्ट करूंगा, लोडिंग टेंसाइल होगी, और टेंसाइल के साथ साथ कैसी होगी? वो ग्रेजुअल होगी। अब जब माइल्ड स्टील का टेस्ट करोगे, जब सुनो सुनो सुनो, जब आपने कंक्रीट का टेस्ट किया था तो आपने एक उसकी पर्टिकुलर शेप ली थी। क्यूब टेस्ट किया था आपने, सिलेंडर टेस्ट किया था। ऐसे ही अगर मुझे माइल्ड स्टील पे टेस्ट परफॉर्म करना है तो जो शेप मैं लेता हूं वो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखो, जो स्पेसिमेन की शेप है जो मैं टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा, आई एम ड्राइंग दिस शेप। देखो, चेक करो ध्यान से। कोई बात नहीं, मुझे बना लेना चाहिए था। कोई हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं। क्लियर? ये जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, ये आपको किस शेप का दिखाई दे रहा है? क्या बोल सकता हूँ? डंबल शेप है। डंबल शेप या डॉग बोन, कुत्ते की हड्डी कभी देखी हो? डॉग बोन शेप या फिर डंबल शेप? डंबल शेप। अब ये शेप क्यों चूज करी? सुनो ध्यान से बात। जो ये वाला पार्ट है स्पेसिमेन का, ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है स्पेसिमेन को ग्रिप करने के लिए। अरे एक बात बताओ नमो, इधर देखो। अगर ये स्पेसिमेन है तो यहां से पकड़ोगे, यहां से पकड़ोगे तो ही तो खींचोगे इसको, है ना? अरे टेंसाइल लोड लगाओगे कैसे पकड़ोगे ना? तो जो ये वाला पार्ट है जो मैंने ब्लैक से शेड किया, इसको आप ग्रिपिंग के लिए यूज करते हो। ग्रिपिंग के लिए। क्लियर? अब ध्यान से बात समझो। जब आप टेंसाइल लोड लगाओगे तो इसकी लेंथ में आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज मिलेगा। तो स्ट्रेन कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा। मैं कौन सा स्ट्रेन लूंगा? ट्रू स्ट्रेन या इंजीनियरिंग स्ट्रेन? मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन लूंगा। अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेन लूंगा तो क्या मुझे ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू पता होनी चाहिए? अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालना चाहता हूं तो क्या मुझे ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू पता होनी चाहिए? अब ध्यान से देखो, बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ओरिजिनल लेंथ मैं यहां से लेके यहां तक ले सकता हूं? जरा चेक करो। क्या मैं इसको ओरिजिनल लेंथ ले सकता हूं, हाँ या ना? ले तो सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? लिसन वेरी केयरफुली। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहां से इस सैंपल को देखना स्टार्ट किया, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या वो थ्रू आउट दिस एल नॉट लेंथ कांस्टेंट है? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस डंबल का, इस डॉग बोन का, क्या वो थ्रू आउट एल नॉट कांस्टेंट है? नहीं। इतने पार्ट में क्या एरिया, यहां से लेके एरिया यहां तक क्या है?
कांस्टेंट है। उसके बाद जब तुम फर्दर आगे जा रहे हो, एरिया क्या कर रहा है? एरिया चेंज कर रहा है। एरिया चेंज कर रहा है। अगर एरिया में चेंज आएगा तो स्ट्रेस में चेंज आएगा या नहीं आएगा? सोचो। तो बेसिकली यहाँ पे जब एरिया आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीट को एल नोट लेता ना, तो इस वाले पार्ट में मुझे क्या मिलता? मुझे इस वाले पार्ट में स्ट्रेस कंसंट्रेशन मिलता। एरिया को यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए जो रेड वाला पार्ट है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं एल नोट बोलूंगा। क्या आपको समझ में आया एल नोट मैंने वो चूज क्यों किया, ये ग्रीन वाला क्यों नहीं किया? क्योंकि ग्रीन वाले के अंदर ये वाला पार्ट भी आएगा, और क्योंकि एरिया में चेंज हो रहा है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, मुझे एक्चुअल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। क्लियर? एरिया की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए मैंने इस लेंथ को क्या बोल दिया? ओरिजिनल लेंथ। और इसी को क्या बोलते हैं? गेज लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि आप इस देखो, मैंने आपसे ये बोला, शेख मशहूर, मैंने आपसे ये बोला कि मुझे बताओ कि हमने मुझे कौन सी वाली लेंथ लेनी चाहिए, ग्रीन वाली या रेड वाली, अपने स्ट्रेन निकालने के लिए? अगर मुझे स्ट्रेन कैलकुलेट करना है उसके लिए मुझे ओरिजिनल लेंथ चाहिए, तो ओरिजिनल लेंथ मुझे ग्रीन वाली चाहिए या रेड वाली लूंगा मैं रेड वाली लेंथ लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ग्रीन वाली लेंथ लेता हूं तो उसमें जो ये एरिया आ रहा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कांस्टेंट नहीं है। और अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। मतलब आपको एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अभी सबको क्लियर है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो मैं ओरिजिनल लेंथ जो लूंगा सैंपल की एनालिसिस के लिए, वो कौन सी लूंगा? ये रेड वाली लूंगा। इसी ओरिजिनल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? दिस एल नॉट इज ऑल्सो नोन एज क्या? गेज लेंथ। क्यों गेज लेंथ क्यों बोला? क्योंकि इसी को तो आप मेजर कर रहे हो ना, इसी के रिस्पेक्ट में तो आप चीजें देख रहे हो, गेजिंग कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। इसलिए क्या नाम दे दिया इसको? गेज लेंथ। क्लियर? क्लियर? अब एक बात बताओ, कोई ऐसा तो बंदा होगा ना जिसने माइल्ड सी को उठाया होगा, उस पर टेस्ट किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी के दिमाग में आ गया कि चलो काम करते हैं। तो एक प्रॉपर सोसाइटी है, क्या उस सोसाइटी का नाम है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। तो ये वो बॉडी है जिसने सबसे पहले माइल्ड स्टील का ऐसा सैंपल बनाया और उस पर टेस्ट परफॉर्म किया। क्लियर? इन्होंने जो गेज लेंथ ली, जो इन्होंने सैंपल लिया था, इन्होंने जो गेज लेंथ ली उसका एक रिलेशन है क्या? 5.65 अंडर रूट ऑफ ए नोट। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इन्होंने ये वैल्यू ली। अब ये ए नोट क्या है? ए नोट क्या है? दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी मैंने आपको बताया, मुझे बताना जरा, क्या ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा? अंदर एक गोल सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये इसका डायमीटर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, सब लोग इधर ध्यान दो। इस कंप्लीट जो रेड वाली लेंथ है, इसके अलोंग जो डायमीटर है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, कांस्टेंट है? कंप्लीट रेड वाली लेंथ के अलोंग कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। अगर डायमीटर कांस्टेंट है, अगर डायमीटर कांस्टेंट है तो एरिया भी क्या रहेगा आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी कांस्टेंट रहेगा। वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी एरिया की? ए नोट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी नोट स्क्वायर। क्लियर? अब एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा? आपको सैंपल का डायमीटर दे देगा, आपको सैंपल का डायमीटर दे देगा, क्या मैं गेज लेंथ निकाल पाऊंगा इस रिलेशन से? डायमीटर पता होगा तो सबसे पहले एरिया निकालूंगा, और एरिया निकल के आ गया तो क्या निकाल दूंगा मैं? गेज लेंथ। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बस बताओ। इसमें कोई दिक्कत किसी को गेज लेंथ में, सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया में? क्लियर है? और जो ये मटेरियल है, ये किस लोडिंग के बियॉन्ड, किस लोडिंग पे टेस्ट होगा? ये मटेरियल होगा टेंसाइल लोडिंग। और वो टेंसाइल लोडिंग कैसी होगी? ये टेंसाइल लोडिंग कैसी होगी? ग्रेजुअल टेंसाइल लोड होगा, ये ध्यान रखना। ग्रेजुअल टेंसाइल लोड। ग्रेजुअल टेंसाइल। नोट करो, डन लिखो, जिसने लिख लिया तो फिर चलते हैं आगे।
डन डन। चलो, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला स्टील, माइल्ड स्टील, किसकी बात कर रहे हैं? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेंथ की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी या सेम होगी? स्ट्रेंथ की वैल्यू, स्ट्रेंथ की वैल्यू, मैं आपसे स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं, स्ट्रेंथ नॉट स्ट्रेस। आसमा, बेटा माइल्ड स्टील के लिए, अरे स्ट्रेंथ तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। जो स्ट्रेंथ है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो फिक्स हो गई ना। अगर लेट अस सपोज माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ मेरे यहाँ पे 100 है, तो क्या माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ आपके यहाँ पे 200 हो जाएगी? बताना। अगर मैंने माइल्ड स्टील का, सुनो बात ध्यान से, अगर मैंने माइल्ड स्टील का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, माइल्ड स्टील का अगर मैंने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने अगर लेट सपोज 10 mm² रखा, तो अगर मैं माइल्ड स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया इस बार 50 mm² कर दूं, तो क्या इसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी? बताना जरा मेरे को। अरे स्ट्रेंथ तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, कल बताया था मैंने आपको, है ना। अब एक बात ध्यान से देखना, सुनो बात ध्यान से। मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि माइल्ड स्टील की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स। अब मुझे एक बात बताओ, पहले केस में, पहले केस में आपने जो एरिया लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो लिया आपने 10 mm²। दूसरे केस में आपने जो एरिया लिया किसका, माइल्ड स्टील का ही, वो कितना लिया? 50 mm²। कौन सा वाला माइल्ड स्टील ज्यादा लोड पे फेल करेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? ये भी माइल्ड स्टील का एरिया है, ये भी माइल्ड स्टील का एरिया है, कौन सा वाला माइल्ड स्टील ज्यादा लोड पे फेल करेगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? जिनको बात नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, मुझे मुझे समझ में आ गया कि आपको स्ट्रेंथ ही समझ में नहीं आया अभी तक। ध्यान से सुनो बात, सुनो, कोई बात नहीं। सेम आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, कोई बात नहीं। ऐसे ही नहीं बनाता, आप लोग कंफ्यूज इससे ज्यादा होते हो। इसको हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ। प्लीज बी पेशेंट, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसलिए इस पर टाइम दे रहा हूँ। दोनों सैंपल स्टील के हैं, दोनों सैंपल, ये भी स्टील है, ये भी स्टील है। क्या दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है? क्या दोनों सैंपल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हो ना, इसको 2D में, 3D में लेके जाऊंगा अंदर की साइड में, इसकी बात करता हूं मैं हमेशा। दिस एरिया जो यहाँ पे लाइन की फॉर्म में है, जो यहाँ पे ब्लैक लाइन की फॉर्म में है ना, उसकी बात करता हूं मैं। क्लियर? अब जरा चेक करो। लेट अस सपोज फर्स्ट केस में जो एरिया है, अब ध्यान से सुनना, ये स्ट्रेंथ, इसमें अब कंफ्यूजन मत रखना। फर्स्ट केस में जो एरिया है दैट इज 100 mm²। सेकेंड केस में जो एरिया है A2 दैट इज 50 mm²। क्लियर? स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मैंने आपको एक जानकारी दी कि जो स्टील है, जो स्टील है इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज 100 N/mm²। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जो मैंने आपको ये जानकारी दी, जो स्टील है उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज 100 N/mm²। कोई दिक्कत किसी को? अब जो ये स्ट्रेंथ है, कल मैंने आपको बताया था, ये मैक्सिमम स्ट्रेस भी होता है। मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस कितना सहन करेगा फेल होने से पहले, इसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। अरे है ना। बेटा समझ में आई ये बात, नहीं आई इतना बताओ। स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता, मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कितना सहन करेगा फेल होने से पहले। तो मैंने आपको जानकारी दी कि जो स्टील है इसकी जो इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज 100 N/mm²। तो जो ये वाला स्टील है, स्टील नंबर 1, इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी? 100 N/mm²। जो स्टील नंबर 2 है इसकी भी कितनी स्ट्रेंथ होगी? 100 N/mm²। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्लियर? अगर मुझे इसकी स्ट्रेंथ पता है तो क्या मैं लोड निकाल सकता हूं कि किस लोड पे ये फेल हुआ होगा? अगर मुझे इसकी स्ट्रेंथ मालूम है तो क्या मैं ये लोड निकाल सकता हूं कि ये कितने एक्सटर्नल लोड पे फेल हुआ होगा? बताना जरा। व्हाट इज स्ट्रेंथ? सब लोग यहां देखो, स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P/A।
बताओ यार, ये तो लिखा था कल हमने। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज 100 Newton/mm² इज इक्वल्स टू पी निकालना है। फर्स्ट केस में कितना एरिया है हमारे पास में? 100। तो 100 mm², तो यहां से पी कितना निकल के आएगा? 100 Newton/mm² इंटू 10 mm²। mm² से mm² कैंसिल आउट हुआ, 100 Newton, 1000 Newton। तो स्टील नंबर 1 कितने लोड पे फेल होगा? 1000 Newton पे। स्टील नंबर 2 की स्ट्रेंथ कितनी है? ये भी तो स्टील है, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी? इसकी स्ट्रेंथ भी कितनी है नमूनों, बताओ? सेम स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू, लेट दिस बी P1। तो P1 बाय, तो 100 Newton/m² इक्वल्स टू P1/50। तो P1 कितना निकल के आया? 100 × 50, 5000 Newton। क्या आपको बात समझ में आई? मैक्सिमम लोड अलग चीज है और स्ट्रेंथ अलग चीज है। दोनों स्टील की स्ट्रेंथ क्या होगी, क्योंकि सेम मटेरियल है तो स्ट्रेंथ तो बराबर होगी, लेकिन जैसे ही आपने डायमेंशन उसकी इंक्रीज कर दी, उसका एरिया इंक्रीज कर दिया, क्या दोनों सेम लोड पे फेल हो जाएंगे? बताना। नहीं ना। जो पहला वाला स्टील है जिसका एरिया छोटा है, वो कम लोड पे फेल हो रहा है। दूसरा वाला स्टील जिसका एरिया आपने इंक्रीज कर दिया, उसको फेल होने में ज्यादा लोड लग रहा है। अभी सबको क्लियर है स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट? आसमा, अभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए प्लीज। समझ में आ गया ना? अब एक बात बताओ, हम क्या कर रहे थे? हम टेस्टिंग कर रहे थे। एक मुझे बात बताना जरा, टेस्टिंग में पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? लोड लगाएंगे और क्या मेजर करेंगे? लोड लगाएंगे और क्या मेजर करेंगे? हम डिफॉर्मेशन को मेजर करेंगे। सबको ये बात समझ में आई? यूटीएम के अंदर हम लोग मेजर क्या, मैं कैलकुलेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेजर बोल रहा हूं। लोड लगाएंगे, उसको मेजर करेंगे कितना लोड लग रहा है, और क्या मेजर करेंगे? कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर सबको ये चीज? अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, बात सुनो सुनो सुनो। लेट अस सपोज यूटीएम के अंदर मैंने पहला स्टील डाला। यूटीएम के अंदर मैंने पहला स्टील डाला, जब मैं इस पे लोड लगाऊंगा, क्या होगा इसके अंदर? डिफॉर्मेशन आएगा इसकी लेंथ में? अरे डिफॉर्मेशन आएगा या नहीं आएगा? क्लियर? तो मैंने क्या किया, इस पहले वाले स्टील के लिए, इस पहले वाले स्टील के लिए एक लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व बना ली। लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व। डिफॉर्मेशन कैसे था? डेल्टा एल था ना बेटा, डिफॉर्मेशन डेल्टा एल। स्ट्रेन नहीं बोल रहा हूं, डिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। डेल्टा एल और लोड लगाया थी। क्या ये वाला जो स्टील है, जब मैं इसकी लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व बनाऊंगा, और जब मैं दूसरा वाला स्टील है, स्टील नंबर 2, इसकी लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व बनाऊंगा, क्या मुझे सेम मिलेगी? है ना? क्या मुझे सेम मिलेगी? अरे नहीं मिलेगी ना सेम। क्यों नहीं मिलेगी? जो पहला वाला स्टील है वो तो कम लोड पे फेल कर गया ना। जो पहला वाला स्टील है वो तो कम लोड पे फेल कर गया। जो दूसरा वाला स्टील है वो ज्यादा लोड पे फेल कर रहा है। सबको बात ही समझ में नहीं आई? देखो ध्यान से सुनो सुनो। पहले वाले स्टील का, पहले वाले स्टील का जो मैक्सिमम लोड है वो कहां तक पहुंचेगा? वो कहां तक पहुंचेगा? पहले वाले स्टील का जो मैक्सिमम लोड कहां तक पहुंचेगा? 1000 तक। लेट अस सपोज ये ग्राफ आ गया 1000 तक, कोई दिक्कत किसी को? ये पहुंच गया लोड 1000 तक। बताओ, दूसरा वाला जो स्टील है इसका लोड कहां तक पहुंचेगा? 5000। तो अगर मुझे माइल्ड स्टील का ग्राफ देखना है, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, तो मैं कौन सा देखूं? पहला वाला या दूसरा वाला? या मैं पागल हो जाऊंगा देखते देखते? अगर मुझे माइल्ड स्टील की स्टडी करनी है और उसका लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ देखना है, तो मैं पहले वाला देखूं या दूसरे वाला देखूं? क्या मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्राफ्स आ जाएंगे? क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन तो इनफाइनाइट हो सकता है ना चेंज। अरे हाँ, है ना? बात समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर सकता हूं, तो अलग अलग लोड आएगा। अगर अलग अलग लोड आएगा तो अलग अलग लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व बनेगी। तो मैं फिर, अगर मुझे माइल्ड स्टील की स्टडी करनी है, तो मैं कौन सा डिफॉर्मेशन वर्सेस लोड कर्व स्टडी करूं? जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके भेजे में घुस रही है वो। तो लोड डिफॉर्मेशन कर्व अगर मुझे दिया है, तो क्या मैं पूरे के पूरे माइल्ड स्टील पे कमेंट कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, इस वाले लोड डिफॉर्मेशन कर्व से क्या मैं दूसरी वाली माइल्ड स्टील के बारे में कुछ बता सकता हूं? नहीं ना। इसीलिए लोड, अब मुझे बताओ,
आपने एक ही मटेरियल की दो दो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व बनाई, तो क्या लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। आई बात समझ में आप लोग को? क्या आपको बात समझ में आई? इसीलिए हम लोग लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व नहीं बनाते, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ही आप डायमेंशन चेंज करोगे, एरिया चेंज करोगे, उसका लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है सर? हमें तो स्टडी करनी है ना, हमें तो स्टडी करना है ना मटेरियल को। आपने बोला सर लोड लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन को मेजर कर रहे हैं, लेकिन लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व मुझे ट्रू पिक्चर देगा नहीं। फिर मैं क्या करूं? फिर जो है आपको मैंने बताया, कौन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मैं लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व की बजाय स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन बनाऊं। उन्होंने क्या किया, अलग अलग सैंपल लिए स्टील के, जिसका एरिया मान लो 10 था। एक और सैंपल लिया, उसका एरिया 50 था। एक और सैंपल लिया जिसका एरिया 100 था। उन्होंने स्ट्रेस वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व बनाई, और तीनों के तीनों सैंपल की, या जितने भी उन्होंने सैंपल टेस्ट किए होंगे, सब सैंपल्स की जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है, वो क्या निकल के आई? वो सेम निकल के आई। वो सेम निकल के आई। अगर एक ही मटेरियल की एक ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ रही है, तो क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई? प्रॉपर्टी हुई। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है? प्रॉपर्टी होती है। लोड डिफॉर्मेशन कर्व क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती? नहीं होती। क्लियर? सबको बात क्लियर है? अभी मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि मैं चाहे कितने भी स्पेसिमेन चेंज कर दूं, हर एक स्पेसिमेन का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो क्या निकल के आया? वो सेम निकल के आया। तो मेरे लिए तो आसानी हुई ना। अगर मुझे माइल्ड स्टील को स्टडी करना हो, चाहे कोई भी स्पेसिमेन हो, मैं तो क्या स्टडी कर लूंगा उसका? मैं तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टडी कर लूंगा, और सारी प्रॉपर्टीज उसी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो माइल्ड स्टील के लिए क्या है? यूनिक है ना। अरे बात समझ में आई आप लोग को? See, do you people like the way of my teaching? Just please tell me honestly. स्पीड को स्लो करूं थोड़ा? थोड़ा फास्ट चलें? थोड़ा फास्ट चलना है, ये सब पता है आप लोग को? चलें, इसको लिख लेते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको लिखा है? इसको नोट किया? इसी में मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। समझ में आ गया ना आप लोग को? समझ में आ गया ना? लोड डिफॉर्मेशन कर्व, लोड डिफॉर्मेशन कर्व इज नॉट अ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, while stress strain curve is a characteristic property of the material. नोट करो, डन लिखो, फिर आगे चलेंगे।
डन। इज इट डन? मेरी साइड से तो कोई लैग नहीं है यार, एक बार रिफ्रेश कर लो। So next is very, very, very important topic, that is stress strain curve. Stress strain curve of mild steel in tension. ध्यान रहे, किस टाइप की लोडिंग लग रही है? टेंसाइल लोडिंग लग रही है इन टेंशन। क्लियर? तो लोड डिफॉर्मेशन कर्व तो नहीं बनेगी, क्या बनेगी फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनेगा। अब देखो ध्यान से, क्या हमने मैथ्स में ग्राफ पढ़े हैं कभी भी? 10th में, 9th में, 11th में ग्राफ्स पढ़े हैं? वाई एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट लिखते हो वेरिएबल या डिपेंडेंट लिखते हो? वाई एक्सिस पे, वाई पे जो वाई एक्सिस होती है उस पे हम कौन सा वेरिएबल लिखते हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत बढ़िया। और जो एक्स एक्सिस होती है उस पे कौन सा लिखते हैं? सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट लिखेंगे। हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो मैं स्ट्रेस को लिखूं वाई एक्सिस पे या स्ट्रेन को लिखूं, या स्ट्रेस को लिखूं एक्स एक्सिस पे या स्ट्रेन को लिखूं? स्ट्रेन स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है या स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है? बोलो। स्ट्रेन स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है या स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है? सुमित बोल रहा है कि स्ट्रेस को लिखेंगे, स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन पे। ध्यान से बात समझो, मैं आपको समझाता हूँ, शायद समझ में आएगा। सुनो ध्यान से, सुनो। जब मैं एक मटेरियल को एक्सटर्नल लोड लगाऊंगा, सुनना बात ध्यान से, जब एक मटेरियल पे एक एक्सटर्नल लोड लगेगा तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या उनमें डिस्टरबेंस होने की टेंडेंसी है? डिस्टरबेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर वो डिस्टरबेंस हुई तो आपको इलोंगेशन देखने को मिलेगा, अगर टेंसाइल लोड लगा रहे हो तो। ध्यान से सुनो बात, ध्यान से सुनो बात, इधर देखो। मैं एक मटेरियल पे क्या कर रहा हूँ? एक टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ। अगर मैं टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ तो मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स खींचेंगे आपस में, मॉलिक्यूल्स खींचेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स खींचेंगे तो डिफॉर्मेशन आएगा। जब तक मॉलिक्यूल्स खींचेंगे नहीं या उनकी टेंडेंसी नहीं होगी खींचने की, या उनको ये पता नहीं चलेगा कि कोई हमें खींच रहा है, क्या स्ट्रेस डेवलप होगा? अरे बताओ यार, जब तक मॉलिक्यूल्स खींचेंगे नहीं आपस में, क्या स्ट्रेस डेवलप होगा? तो स्ट्रेस का कारण क्या है आने का? स्ट्रेन है। उसी डिफॉर्मेशन को तो आपने क्या बोला? स्ट्रेन बोला ना बेटा। नहीं बात समझ में, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। ये रबड़ बैंड दिख रहा है आपको? ये रबड़ बैंड दिख रहा है? मैं इसे खींच रहा हूं, देखो मैं इसे खींच रहा हूं, क्या आपको इसके मॉलिक्यूल में कोई चेंज दिखाई दे रहा है? कोई डिफॉर्मेशन आ रही है? क्या कोई डिफॉर्मेशन आ रही है? बट क्या डिफॉर्मेशन इसके मॉलिक्यूल्स को महसूस हो रही होगी अंदर? बट क्या मैं इस पे बहुत, मैंने बहुत ज्यादा लोड लगा रखा है, किसी ने खींच नहीं रहा है ये, लेकिन जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं क्या उनपे डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी? है ना, अगर मैं लोड इंक्रीज कर दूं तो क्योंकि उनके अंदर डिफॉर्मेशन आने की टेंडेंसी है या डिफॉर्मेशन आ सकती है, तो उस डिफॉर्मेशन के कारण क्या डेवलप होगा उनके अंदर? स्ट्रेस डेवलप होगा। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर? अभी क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है? यही डिफॉर्मेशन उनको सिग्नल देगा कि उनको क्या डेवलप करनी है। अरे यही डिफॉर्मेशन उनको सिग्नल देगा कि उनको रेजिस्टेंस डेवलप करना है, और उसी रेजिस्टेंस को तो आपने क्या नाम दिया? स्ट्रेस का नाम दिया। तो स्ट्रेन इज द कोज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नॉट द कोज ऑफ स्ट्रेन। क्लियर सबको ये बात? तो स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन पे, तो स्ट्रेस डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कहां लिखते हैं? वाई पे, एक्स पे? वाई पे, वाई पे। तो स्ट्रेस आएगा वाई पे, और स्ट्रेन कहां पे आएगा? स्ट्रेन आएगा एक्स पे। आप किस टाइप की लोड लगा रहे हैं माइल्ड स्टील पे? टेंसाइल। ये टेंसाइल लोड नॉर्मल है या ट्रांस वो है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स? नॉर्मल है, ट्रांसवर्स है? नॉर्मल है। जब नॉर्मल लोड लगाओगे तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसका नेचर भी कैसा होगा? नॉर्मल। और नॉर्मल स्ट्रेस को आपने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली जो स्ट्रेन है वो भी किस नेचर का होगा? नॉर्मल स्ट्रेन लिख सकता हूं, एफ साइलन। बताओ। एक और चीज, एक और चीज, अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए
मैं कौन सा स्ट्रेन लूंगा या कौन सा स्ट्रेस लूंगा, ट्रू स्ट्रेन या इंजीनियरिंग स्ट्रेन? अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब माइल्ड स्टील खींचेगी तो उसका एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो हर एक पॉइंट पे जो ट्रू स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेन है उसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। लेकिन मुझे तो एनालिसिस सिंपल करना है ना, तो मैं इस डायग्राम में कौन सा वाला स्ट्रेस लूंगा और कौन सा वाला स्ट्रेन लूंगा, मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस लूंगा और इंजीनियरिंग ही स्ट्रेन लूंगा। आई बात समझ में सबको? इंजीनियरिंग स्ट्रेस लेंगे और इंजीनियरिंग ही क्या लेंगे, स्ट्रेन लेंगे। क्लियर? सबको बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। देखो, जब हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम मेजर क्या कर रहे हैं, वट वी आर मेजरिंग, नॉट कैलकुलेटिंग। मेजर क्या कर रहे हैं हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं, हम लोग लोड मेजर कर रहे हैं। और क्या मेजर कर रहे हैं, हम लोग डिफॉर्मेशन मेजर कर रहे हैं। क्लियर सबको? पी और डेल्टा लिख रहा हूं, पी और डेल्टा। क्लियर? एरिया क्या है, एरिया ए नॉट कांस्टेंट है जो स्टार्टिंग में था, एल नॉट ये भी क्या है, कांस्टेंट स्टार्टिंग में। क्या मैं किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस निकाल सकता हूं अगर मुझे लोड पता है, और किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेन निकाल सकता हूं अगर मुझे डिफॉर्मेशन पता है? अब ध्यान से सुनना बात, अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। इधर देखो सब लोग, क्या आपको ये इलास्टिक की रेड लाइन जीरो से कोइंसाइड होती दिखाई दे रही है? ये स्केल है जिसे मैं मेजर करूंगा, और जो इलास्टिक है दिस इज, देखो सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए एफर्ट कर रहा हूं, तो प्लीज अप्रिशिएट इट और थोड़ा सा पेशेंस से सुनना, ओके? देखो ध्यान से, इधर देखो, क्या आपको इस स्टील, अब मैं स्टील बोलूंगा, इस स्टील का जो रेड लाइन है क्या जीरो से कोइंसाइड होता दिखाई दे रहा है, जीरो से, जीरो से कोइंसाइड होता दिखाई दे रहा है बेटा, रेड वाला, ये रेड लाइन जीरो से कोइंसाइड हो रही है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, मैंने इसको यूटीएम में डाला और मैं क्या करूंगा अभी, मैं क्या करूंगा, मैं ग्रेजुअल टेंसाइल लोड लगाऊंगा। चेक करो, जब मैं लोड लगा रहा हूं, लोड लगाया, देखो जरा कितना डिफॉर्मेशन आया, कितना डिफॉर्मेशन आया, 1 यूनिट का। मैंने 10 यूनिट का लोड लगाया और मुझे जो डिफॉर्मेशन मिला वो 1 यूनिट का। इधर देखो, अब मैंने, इतना मुझे पहले मिल चुका था डिफॉर्मेशन, आया ना? अब मैंने लोड को और इंक्रीज किया, मुझे कितना डिफॉर्मेशन मिल रहा है, मैंने लोड 20 लगाया और मुझे डिफॉर्मेशन मिला 2। मैंने लोड को और इंक्रीज किया, कितना डिफॉर्मेशन मिल रहा है, लोड मेरा इस वक्त 30 है और डिफॉर्मेशन 3 है, मैंने लोड लगाया 40, कितना डिफॉर्मेशन है? क्लियर? अब सुनो बात ध्यान से, जब लोड आपने 20 लगाया तो डिफॉर्मेशन 2 था, जब लोड आपने 30 कर दिया डिफॉर्मेशन 3 था, जब आपने लोड 40 किया डिफॉर्मेशन क्या था? अब एक बात देखो जरा, अब एक बात देखो, जब आपने 10 से इंक्रीज किया, जब आपने 10 से इसको इंक्रीज किया तो डिफॉर्मेशन कितने से इंक्रीज हुआ, 1 से। अगेन जब आपने इसको 10 से इंक्रीज किया, अगेन डिफॉर्मेशन कितने से इंक्रीज हुआ, 10 से। जब आपने इसको 10 से इंक्रीज किया तो डिफॉर्मेशन कितने से इंक्रीज हुआ? अगर मुझे लोड पता है तो क्या स्ट्रेस निकाल सकता हूं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा, पी बाई ए नोट, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल नोट, है ना? तो एक बात बताओ, 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए जो भी स्ट्रेस आएगा, मान लो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, जो भी डिफॉर्मेशन आएगी, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4, क्या ये वाला जो स्ट्रेस है इसका वेरिएशन स्ट्रेन के साथ लीनियर है ना? सर ये कैसे पता चला लीनियर है? अरे जब तुम एक फिक्स अमाउंट इसका इंक्रीज कर रहे हो तो इसका भी तो एक फिक्स अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, जब तुम इसका एक फिक्स अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो तो इसका भी तो एक फिक्स अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। ये रिलेशनशिप कैसा होता है, क्या जब तुमने इसको 10 से इंक्रीज किया, क्या ये 2 से इंक्रीज हुआ स्ट्रेन? ये भी कितने से इंक्रीज हुआ? हर बार तुम 10 से इंक्रीज कर रहे हो तो स्ट्रेन हर बार 1 1 1, ये कैसा रिलेशनशिप है? ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में किस लाइन से शो किया जाता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अभी जब तुम लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो, जो स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे उसका जो वेरिएशन है स्ट्रेन के साथ वो कैसा है, वो लीनियर है।
सबको ये बात समझ में आई स्टार्टिंग में? हम लोड लगाते जा रहे हैं, स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेस का रिलेशन है विद स्ट्रेन वो कैसा है? वो लीनियर है। क्योंकि रिलेशन लीनियर है तो कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर सबको? सबको क्लियर? अब लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए। अब ध्यान से बात समझो। लोडिंग तो अभी भी क्या होगी? लोडिंग तो अभी भी क्या होगी? अरे लोडिंग तो अभी भी क्या होगी? इंक्रीज। बेटा ग्रेजुअल लोड है ना, टाइम के साथ इंक्रीज करोगे ना। तो लेट अस सपोज लोड आपने निकाला 50, इस बार आपको स्ट्रेन मिला 6 यूनिट। अब बताओ क्या रिलेशन लीनियर है 40 के बाद? क्यों? जब आपने लोड को 10 से इंक्रीज किया तो आपको स्ट्रेन कितने से इंक्रीज मिलेगा? 2 से। आपने लोड को 60 से रखा, आपने फिर से इंक्रीज किया, आपने यहाँ स्ट्रेन देखा है कितना आया? 9। तो स्ट्रेन में कितना इंक्रीज आया निकल के? जब मैंने लोड को 10 3, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? ये नॉन लीनियर है। मुझे इतना बताओ कौन ज्यादा जल्दी इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेन या स्ट्रेस? कौन ज्यादा जल्दी इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेन या स्ट्रेस? तुम्हारे सामने है सब चीजें। अरे कौन जल्द अरे बेटा तुम तो 10 10 10 इंक्रीज ही कर रहे हो, किसमें रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्ट्रेन में या स्ट्रेस में? बेटा स्ट्रेस में तो सेम ही रेट चल रहा है। स्ट्रेन का रेट क्या हो गया? पहले ये एक एक रेट से बढ़ रहा था, अब ये 2 से बढ़ रहा है, फिर ये 3 से बढ़ रहा है। क्या एज कंपेयर टू स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो ज्यादा नहीं है क्या? अरे नमूनो, जीरो से लेके ए तक दोनों का जो रेट ऑफ इंक्रीज था वो क्या है? जिस रेट से जिस रेट से स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है 10 10 10, उसी रेट से क्या इंक्रीज कर रहा है? स्ट्रेन 1 1 1। तो कैसा रिलेशनशिप था? अरे दोनों का रेट भी समझ में नहीं, रेट समझ में आता है ना बेटा? रेट समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट है ना। स्ट्रेस तो अभी भी उसी रेट से लेट सपोज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्ट्रेन कितना इंक्रीज हुआ? क्या स्ट्रेन 1 से इंक्रीज हुआ? 2 से इंक्रीज हुआ। 4 से 6 2 से इंक्रीज हुआ। फिर 6 से 9 कितने से इंक्रीज हुआ? 3 से। तो कौन जल्दी इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेस या स्ट्रेन? स्ट्रेन जल्दी इंक्रीज कर रहा है। और अगर स्ट्रेन जल्दी इंक्रीज कर रहा है, क्या अब लाइन कांस्टेंट रहेगी इन दोनों के बीच में? क्या रिलेशनशिप लीनियर रहेगा? नहीं रहेगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप आएगा। अब जरा चेक करो, क्या ये सही बनाया मैंने? क्या नॉन लीनियर ऐसे ही आएगा? सर हमको तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, कैसे समझ में नहीं आया? चेक करो। हर एक पॉइंट की स्लोप, क्या किसी भी पॉइंट पे स्लोप चेक करोगे तो स्लोप इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? स्लोप इंक्रीज करती जा रही है डिक्रीज करती जा रही है? ए से बी। जिनको तो इंक्रीज कर दी। अरे शर्म करो यार, स्लोप इंक्रीज ही करा दी। कुछ नहीं हो सकता। अरे नमूनो इसकी स्लोप देखो, ये स्लोप है, फिर ये देखो ये स्लोप है, ये स्लोप है, तो स्लोप इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? स्लोप डिक्रीज कर रही है ना बेटा। स्लोप कहीं किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स होती है। तुम्हारा वाई पे कौन है? वाई पे कौन है तुम्हारे पास? वाई पे तुम्हारे पास स्ट्रेस है। एक्स पे कौन है? एक्स पे कौन है? स्ट्रेन। अगर डी वाई एक्स बड़ा होता जाएगा तभी तो स्लोप छोटी होती जाएगी। अरे इन नमूनों, किसी भी पॉइंट पे स्लोप छोटी होती जा रही है। स्लोप कम कब होएगी? जब डी वाई कम होगा या डी एक्स कम होगा? जब डी एक्स कम होगा डी वाई कम। अच्छा ठीक है ठीक है। स्लोप कम कब होगी? जब ये डीएक्स कम होगा या ज्यादा होगा? जो स्लोप है कम कब होगी? जब डीएक्स ज्यादा होगा। डीएक्स पे कौन है? स्ट्रेन ही तो है। तो अगर स्ट्रेस के कंपैरिजन में स्ट्रेन ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा तभी तो आपको स्लोप में डिक्रीज मिलेगा, तभी तो ये कर्व आएगा निकल के ए से बी। अभी क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैं वापस से एक बार रिकैप कर रहा हूँ। आपने लोड इंक्रीज करना चालू किया, ठीक है, जीरो से लेके ए पॉइंट तक
जितना इंक्रीज स्ट्रेस में था उतना ही इंक्रीज किसमें है, स्ट्रेन में। मतलब जीरो से लेके ए कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है। ए के बाद क्या वो रिलेशनशिप मेंटेन हुआ लीनियर वाला, क्या जिस रेट से स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है उसी रेट से क्या स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है क्या, नहीं ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं ए हमारे लीनियर रिलेशनशिप का मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद कोई रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। ए हमारे लीनियर रिलेशनशिप का मैक्सिमम पॉइंट है, बियॉन्ड ए स्ट्रेस में और स्ट्रेन में रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं इस पॉइंट को। अरे लिमिट ही तो आ गई प्रोपोर्शनल की, जीरो से वो चालू हुआ था, खत्म कहां पे हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, तो ए को क्या बोल दिया, प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दिया। क्लियर। क्यों बोला इसको, क्योंकि जीरो से लेके ए स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, जीरो से लेके ए जो स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है। भाई प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस रेट से स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है उसी रेट से कौन इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है ना, है ना। ये जो कहानी चल रही है ये कहां तक चल रही है, ये कहां तक चलेगी, ये चलेगी जीरो से लेके ए तक। इस अब ये जो टेस्टिंग हो रही है, ये जो टेस्टिंग हो रही है कहां पे हो रही है इस वक्त, ये टेस्टिंग कहां पे हो रही है, ये टेस्टिंग कहां पे हो रही है, यूटीएम में, किस प्लेस पे, इंडिया में या अमेरिका में, अमेरिका में। तो वहां एक बंदा था रॉबर्ट्स हुक, उसने ये ऑब्जर्व कर लिया कि जीरो से लेके ए तक मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। तो ये बातें सारी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आई हुई हैं। आई बात समझ में आपको, सबको समझ में आई बात। सो दिस इज नोन एज क्या, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, किस लिमिट के अंदर, जीरो से ए, हुक्स लॉ बोलते हैं इसको। अभी हुक्स लॉ क्या होता है ये आगे देखेंगे, कि आपको बात समझ में आई इतनी, कि जीरो से ए हमारा जो स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ए को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ध्यान से देखो, जब तुम ए से बी जा रहे हो, जिस रेट से स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है उससे ज्यादा रेट से स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है या उससे कम रेट से स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है, उससे ज्यादा रेट से कम। दिस इज पॉइंट बी। अब ध्यान से सुनो 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 सुनो, देखो इधर देखो सब लोग, जीरो जीरो मैच हो रहा है, चेक करो। इस वाले स्केल में हमें जो ए पॉइंट था वो कहां तक मिला था, इस वाले स्केल में 40 तक, 40 तक मिला था, इधर देखो 40 तक। ये कितना आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा कितना आ रहा है ये, 3। तो हमें यहां तक क्या लिमिट मिली थी, ये लिमिट हमें क्या तक मिली थी, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब जरा ध्यान से देखो, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं लोड हटा दूं, अगर मैं लोड हटा दूं, व्हाट इज द डिफॉर्मेशन इन अवर माइल्ड स्टील, कितना डिफॉर्मेशन है, जीरो। जीरो। अब समझ लो बात ध्यान से, सुनो 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 सुनो, ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। क्या हम 4 से आगे गए, क्या हम 4 से आगे गए, लेट अस सपोज अभी मैं बी पॉइंट पे हूं, अभी मैं बी पॉइंट पे हूं, मैंने लोड हटा दिया, लोड हटा दिया, व्हाट इज द डिफॉर्मेशन इन अवर माइल्ड स्टील, कितना डिफॉर्मेशन है, जीरो। जीरो। अब जरा चेक करो, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ये, चेक करो। मैं बी पॉइंट से ज्यादा लोडिंग कर दिया। अब ध्यान से सुनो बात, जितना लोड आपने बी पॉइंट पे लगा रखा था आपने उससे ज्यादा लोड लगाया, जब आपने लोड हटाया कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, क्या डिफॉर्मेशन जीरो हुआ इस बार, क्या डिफॉर्मेशन जीरो हुआ। तो बी पॉइंट तक अगर मैंने लोडिंग लगा के रखी और मैं लोडिंग को हटा दूंगा तो माइल्ड स्टील के अंदर कितना डिफॉर्मेशन आएगा, जीरो। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस बी पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है, ध्यान से सुनो बात, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है अगर आपने अपने मटेरियल की उस पॉइंट के अंदर अंदर, उस पॉइंट के अंदर अंदर अगर आपने लोडिंग हटा दी
तो जितना भी डिफॉर्मेशन आया होगा वो डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, वो डिफॉर्मेशन 0 हो जाएगा। क्लियर। मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को, मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को कब, जब लोड हटाने पे उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो 0 हो जाए, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, इलास्टिसिटी बोलते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिनको समझ में नहीं आया मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। लेट अस सपोज आपने मटेरियल को यहां तक लोड किया, सुनना बात ध्यान से, दिस इज एक्स पॉइंट। क्या ये एक्स पॉइंट इलास्टिक लिमिट के अंदर है, क्या ये एक्स पॉइंट इलास्टिक लिमिट के अंदर है, सब लोग आंसर करेंगे, अंदर है या बाहर है। तो अगर मैं इस इलास्टिक लिमिट पे आके लोडिंग हटा दूं तो डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेट अस टेक वन मोर पॉइंट, पॉइंट नंबर वाई। ये पॉइंट वाई प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर है या बाहर है, पॉइंट वाई, पॉइंट वाई पे जो भी लोडिंग है ये प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर है या बाहर है, बाहर है, आउट है ना बेटा। प्रोपोर्शनल लिमिट तो ए तक है ना ताहिदा, प्रोपोर्शनल लिमिट तो ए तक है ना, आप तो वाई तक पहुंच गए। अगर मैं वाई पॉइंट पे आके अभी लोडिंग हटा दूं तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बचेगा या 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी ये वाई पॉइंट किसके अंदर है, अभी भी ये वाई पॉइंट आपके पॉइंट बी के अंदर है। पॉइंट बी क्या है, मेरा इलास्टिक लिमिट है, वो लिमिट है बस। उसके बाद अगर, अब सुनो बात ध्यान से, मैंने और लोडिंग लगाई, ये ग्राफ ऐसे गया, मान लो मैंने और लोडिंग लगाई यहां पे पॉइंट जेड। जब मैं पॉइंट जेड पे आके लोडिंग को छोड़ूंगा, क्या अभी भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन 0 होगा, नहीं, क्योंकि आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया जिस लिमिट पे मैं जब लोडिंग छोड़ता तो मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन क्या हो जाती, 0। तो ऐसी लिमिट को क्या बोलेंगे हम लोग, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। सबको ही बात क्लियर है, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, क्लियर। सबको प्रोपोर्शनल लिमिट क्लियर है, सबको इलास्टिक लिमिट क्लियर है। नेक्स्ट, फर्दर लोड तो अभी भी क्या कर रहे हैं, लोड तो अभी भी क्या कर रहे हैं बेटा, लोड तो अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं। ध्यान रखना, ग्रेजुअल टेंसाइल लोड लगा रखा आपने, उसे भूल मत जाना। आपने फर्दर लोड इंक्रीज किया, फर्दर जो आपको कर्व मिला वो कुछ इस तरीके से मिला, चेक करो। क्या ये कर्व मैं बना रहा हूं या मुझे मिला एक्सपेरिमेंटली, ये मिला है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। कुछ इस तरीके से, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। पॉइंट डी के बाद सुनो बात ध्यान से, पॉइंट डी के बाद जो आपको कर्व मिला हो कुछ इस तरीके से था। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है पॉइंट डी के बाद, अभी मैं आपको बी से डी क्या हुआ ये बताऊंगा, मुझे पहले बताओ कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है पॉइंट डी के बाद। स्ट्रेन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रेस, एज कंपेयर टू स्ट्रेस, जो स्ट्रेन है क्या वो बहुत बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने पॉइंट डी के बाद बहुत थोड़ा ही लोड लगाया होगा, बट जो डिफॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत ज्यादा मिल रही है मुझे। पॉइंट डी के बाद जब मैं टेस्ट कर रहा हूं लोड में जो इंक्रीमेंट होगा वो शायद बहुत नेग्लिजिबल होगा, लेकिन जो डिफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है मुझे, वो मुझे बहुत ज्यादा मिल रही है। अब ध्यान से सुनो, वो पॉइंट, वो पॉइंट जो आपको इंडिकेशन दे, वो पॉइंट, आप वो पॉइंट जो आपको इंडिकेशन दे कि इस पॉइंट के बाद एलोंगेशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोडिंग, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से बात समझना। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जो आपको इंडिकेशन दे कि इस पॉइंट के बाद जो इलोंगेशन है वो बहुत ज्यादा है, जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, स्ट्रेस के कंपैरिजन में। आई बात समझ में। लेकिन सर आप तो ये बताओ कि यहाँ पे तो दो दो पॉइंट्स आ रहे हैं सी और डी, है ना। इस सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। और डी को क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। ग्राफ से समझ में आ रहा है, पहले बताओ हाँ या ना। मुझे इतना बताओ कि आपको यील्ड पॉइंट समझ में आएगी, यील्ड पॉइंट क्या होगा। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जो आपको इंडिकेट करेगा कि इसके बाद मटेरियल के अंदर लार्ज डिफॉर्मेशन आएगी,
बट जो स्ट्रेस के अंदर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। मैं मेरा डिफॉर्मेशन पे अभी कोई कंसंट्रेशन नहीं है, मेरा कंसंट्रेशन किस पॉइंट पे है, उस इंडिकेशन पे है, उस यील्ड पॉइंट पे है। आप किसकी टेस्टिंग कर रहे हो, आप किसकी टेस्टिंग कर रहे हो, आप माइल्ड स्टील की टेस्टिंग कर रहे हो। माइल्ड स्टील की टेस्टिंग करते हो, आपको ये ग्राफ मिला, मुझे दो दो यील्ड पॉइंट मिले, इसको मैंने क्या नाम दिया, अपर यील्ड पॉइंट, इसको नाम दिया लोअर यील्ड पॉइंट। मुझे बताओ अपर यील्ड पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि लार्ज डिफॉर्मेशन मिल रहे हैं उस पॉइंट के बाद, या लोअर यील्ड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, लोअर यील्ड पॉइंट। तो मैं यील्ड पॉइंट किसके कोरस्पॉन्डिंग लूंगा, सी के कोरस्पॉन्डिंग या डी के कोरस्पॉन्डिंग, डी के कोरस्पॉन्डिंग। क्या आपको ये सिग्निफिकेंस समझ में आया यील्ड पॉइंट का। अब ध्यान से सुनो, एक बहुत अच्छी बात और बताता हूं, सुनो ध्यान से। माइल्ड स्टील, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, ये जो सी पॉइंट है ना, सर हमने इस सी पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं लिया, एक तो आपको मैंने रीजन बता दिया कि मुझे इंडिकेशन चाहिए। दूसरी चीज ये दूसरी चीज ये जो ये सी पॉइंट है ना, इसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती। अब लोकेशन फिक्स क्या नहीं होती, सुनो बात ध्यान से। लेट अस सपोज आपने पहली बार माइल्ड स्टील टेस्ट किया तो आपको यही कर्व मिला, एग्जैक्टली सेम, ए पॉइंट सेम मिला, बी पॉइंट सेम मिला, सी पॉइंट मिला और डी पॉइंट मिला। उसी सैंपल को अब जब दोबारा टेस्ट करोगे ना, मान लो एक सेम सैंपल है बिल्कुल, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सेम है, तो आपको ए पॉइंट भी वही मिलेगा, आपको बी पॉइंट भी वही मिलेगा, आपको डी पॉइंट भी वही मिलेगा। बट हो सकता है कि सी पॉइंट इस बार आपको यहां मिल जाए, या फिर सी पॉइंट आपको यहां पे मिल जाए। तो क्या सी पॉइंट की लोकेशन कांस्टेंट है, क्या अपर यील्ड पॉइंट की लोकेशन कांस्टेंट है, मैं सेम मटेरियल टेस्ट कर रहा हूं बट इसकी लोकेशन कांस्टेंट नहीं है, तो क्या मेरे लिए ये मायने रखेगा फिर। अरे जो खुद के रंग बदल ले रहा है वो मुझे प्रॉपर्टी क्या बताएगा, है ना, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी साइड में आ रहा है। तो इससे अच्छा क्या हुआ, अगर मुझे कोई इंडिकेशन देखना है तो मैं कौन सा यील्ड पॉइंट ले लूंगा, मैं लोअर यील्ड पॉइंट ले लूंगा। और बात ज्यादा समझ में आ भी रही है, क्योंकि लोअर यील्ड पॉइंट मुझे इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मेरे बाद मटेरियल के अंदर अब लार्ज डिफॉर्मेशन आ रही है भाई। क्लियर सबको ये बात, सबको ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब एक बात और सुनिए, हम कौन सा मटेरियल टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग माइल्ड स्टील टेस्ट कर रहे हैं। क्या माइल्ड स्टील के अंदर आपको एक प्रॉपर इंडिकेशन मिला कि हाँ भाई इस पॉइंट के बाद तो डिफॉर्मेशन आएगा, डी पॉइंट, क्या आपको एक प्रॉपर इंडिकेशन मिला डी पॉइंट यील्ड पॉइंट की फॉर्म में। लेट अस सपोज माइल्ड स्टील के बजाय अगर मैं एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर कोई भी मटेरियल टेस्ट करता, तो मुझे उस केस में एक प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिलता, जैसे मुझे कहां पे मिला, जैसे मुझे माइल्ड स्टील में मिला। कई बार समझिए आपको, अब उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि माइल्ड स्टील में मुझे एक प्रॉपर हील पॉइंट क्यों मिला। ये मुझे मिलता है किस इफेक्ट के कारण, कोई नाम बताएगा मेरे को। माइल्ड स्टील में मुझे एक प्रॉपर हील पॉइंट किस इफेक्ट के कारण मिलता है, ये आपको पुरानी पीडीएफ में नहीं मिलेगा। कोट्रल इफेक्ट के कारण। नाम सुना आप लोगों ने, कोट्रल इफेक्ट। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाएगा तो आंसर करना कि माइल्ड स्टील में जो यील्ड पॉइंट मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ कोट्रल इफेक्ट। अब कोट्रल इफेक्ट क्या होता है, सुनो बात ध्यान से। स्टील आयरन होगा, एलॉय आयरन का, ये तो बात मानते हो। तो लेट्स सपोज अगर ये आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, अब माइल्ड स्टील के अंदर आयरन प्लस कार्बन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, बोरॉन भी होगा। अगर कार्बन, नाइट्रोजन या बोरॉन, ये कौन सी साइड बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल साइड, सुना आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर, इंटरस्टिशियल साइड्स। अगर कार्बन एटम इंटरस्टिशियल साइड के अंदर प्रेजेंट हो तो आपको एक परफेक्ट यील्ड पॉइंट देखने को मिलता है। और माइल्ड स्टील के अंदर कार्बन एक किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक इंटरस्टिशियल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में, इसीलिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसीलिए आपको एक परफेक्ट यील्ड पॉइंट देखने को मिल रहा है। क्या आपको ये छोटी छोटी बातें सारी क्लियर हैं। कॉपर के अंदर या एल्यूमिनियम के अंदर या गोल्ड के अंदर कार्बन इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां मुझे एक परफेक्ट यील्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। मैं ये सारी बातें आपको लिखवाऊंगा, पहले समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ रही है बातें, इसके बाद तो नोट ही करना है बस। तो कार्बन एटम, नेक्स्ट कहां तक पहुंचे हम लोग, अरे कहां तक पहुंचे,
हम लोग पॉइंट डी तक पहुंचे। पॉइंट डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यील्ड पॉइंट को। क्लियर? अब देखो ध्यान से, पॉइंट डी के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? पॉइंट डी के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब ये लार्ज डिफॉर्मेशन आपको क्यों देखने को मिले, उसका रीजन बता रहा हूं। सुनो बात ध्यान से। मटेरियल पे कौन सा लोड लग रहा है? मटेरियल पे कौन सा लोड लग रहा है? टेंसाइल लोड लग रहा है। जब टेंसाइल लोड, सुनना बात ध्यान से, इसको मैं विजुलाइज नहीं करा सकता आपको, इसका रीजन बता रहा हूं। जब मटेरियल खींच रहा है तो वो ऑब्लिक प्लेन्स पे क्या करता है? वो स्लिप करता है। उसके जो कार्बन एटम्स हैं वो ऑब्लिक प्लेन पे क्या करते हैं? स्लिप करते हैं। क्या कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद कुछ रीअरेंजमेंट चल रही है कार्बन एटम्स की? अरे देखो, डी पॉइंट के बाद सुनो बात ध्यान से, अभी भी आप लोड क्या कर रहे हो? अभी भी आप लोड तो इंक्रीज कर रहे हो ना। तो मोलिकुलर लेवल पे जो कार्बन एटम्स है ना, उनकी रीअरेंजमेंट चल रही है। मतलब वो स्लिप हो रहे हैं किस प्लेन के ऊपर? ऑब्लिक प्लेन्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्लिक प्लेन हो सकते हैं, उनके ऊपर स्लिप कर रहे हैं। क्योंकि वो स्लिप कर रहे हैं, अगर वो स्लिप कर रहे हैं तो क्या कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे? अगर कोई बंदा स्लिप कर रहा है, मान लो आप स्लिप कर रहे हो, तो क्या कोई रेजिस्टेंस ऑफर करोगे आप? समझो इधर ध्यान से। तो कोई स्लिपरी सरफेस है, मान लो गीला है, और मैं आपको खींचूं, तो आप मुझे तब ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करोगे, या उस वहां पे सरफेस ड्राई है तब रेजिस्टेंस ऑफर करोगे? जब आप स्लिप कर रहे हो, क्या आप, जब मैं आपको खींच रहा हूं और आप स्लिप कर रहे हो, क्या आप अपने वेट के कारण ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर पाओगे मुझे? सेम केस कार्बन एटम के साथ है। कार्बन एटम स्लिप कर रहे हैं, क्योंकि वो स्लिप कर रहे हैं तो क्या रेजिस्टेंस ऑफर कर पाएंगे? अगर वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पाएंगे तो क्या स्ट्रेस डेवलप होगा फर्दर? नहीं होगा ना। सिर्फ क्या मिलेगी आपको? सिर्फ डिफॉर्मेशन मिलेगी। और इसी डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? जब तक कार्बन एटम स्लिप करते गए करते गए करते गए, आपको क्या मिलती गई? आपको डिफॉर्मेशन मिलती गई। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यील्डिंग, या फिर यील्ड प्लेटिव। यील्डिंग। क्या एक ऐसा पॉइंट आएगा ना कि जब कार्बन एटम स्लिप होना बंद हो जाएंगे? अब बंद हो गए। जब, अब बात समझ, पहले सब इधर देखो सब लोग। एक स्टेज से वो स्लिप होके दूसरी स्टेज में आ रहे हैं, क्या उन्होंने अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज किया? कुछ फिक्स अरेंजमेंट में वो थे। सब लोग इधर देखो, सुनो ध्यान से। कुछ फिक्स अरेंजमेंट में वो थे कार्बन एटम, वो स्लिप कर रहे हैं। जब वो स्लिप कर रहे हैं, क्या डिस्टोर्ट हो रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? जब वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तब आपको उस टाइम पे क्या मिल रही है? तब आपको यील्डिंग मिल रही है। वो अपनी कॉन्टिन्यूसली पोजीशन चेंज कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आया कि अब वो एक फिक्स पोजीशन पे आ गए, जिस पोजीशन पे वो आना चाहते थे वो आ गए। अब एक बात बताओ, क्या अभी भी उनकी स्लीपिंग चल रही है? नहीं। अगर उनकी स्लीपिंग नहीं चल रही, क्या अब वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे कुछ? क्या अब वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे? ध्यान से बात समझना। अगर वो रेजिस्टेंस को ऑफर करेंगे, तो मुझे बताओ, क्या आपको उनके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? इस ई पॉइंट से, इस ई पॉइंट से। तो क्या आपको ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा उनको फर्दर डिफॉर्म करने के लिए? अभी तक तो स्लिप हो रहे थे ना, आप लोड कम लगा रहे थे। ध्यान रखना, लोड कम लगाना ये नहीं कि मैंने रेट ऑफ लोडिंग डिक्रीज कर दिया। रेट ऑफ लोडिंग तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट क्या होगा? वो तो इंक्रीज करेगा टाइम के साथ में। बट वो स्लो भी हो सकता है और वो फास्ट भी हो सकता है। अभी स्लोली स्लोली आप लोड इंक्रीज कर रहे थे, आपको डिफॉर्मेशन मिलता जा रहा है, बट एक ऐसा टाइम आया कि कार्बन एटम ने स्लिप करना बंद कर दिया। अब वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं। जब वो रेजिस्टेंस देंगे, तो पहले जब तुम स्लोली स्लोली लोड इंक्रीज कर रहे थे, क्या अभी उसी रेट पे अगर मैं लोड इंक्रीज करूंगा तो क्या मुझे डिफॉर्मेशन मिलेगा? तो मुझे लोड इंक्रीज करना पड़ेगा ना। अगर मुझे फर्दर डिफॉर्म करवाना है तो मुझे लोड इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं लोड इंक्रीज करूंगा तो उनके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? अब रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। अगर उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो क्या इंक्रीज करेगा? तो उनके अंदर स्ट्रेस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेस बोलेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलेंगे। आपको बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आई? ये इंक्रीज क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने अब स्लिप करना बंद कर दिया। उन्होंने एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाया। अब आपको अगर फर्दर उनको डिफॉर्म करवाना है ना, तो आपको लोड इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा? क्योंकि वो क्या शो कर रहे हैं? वो रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं। तो अगर रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं तो क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। लेकिन ये वैल्यू एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जो आपने सैंपल लिया ना स्टार्टिंग में, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें बहुत जल्दी क्या मिलेगा आपको? उसमें बहुत जल्दी क्या मिलेगा आपको? बहुत जल्दी डिक्रीज मिलेगा, और उसमें नेकिंग होना चालू हो जाएगा। नेकिंग का मतलब क्या हुआ? चेक करो, इधर देखो। सब लोग इधर देखो। हमारा स्टार्टिंग में सैंपल का जो एरिया था कुछ इस तरीके से था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अरे बताओ यार। जब अल्टीमेट स्ट्रेस होगा ना, जब अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस ब्लू वाले पे ध्यान दो प्लीज, इस ब्लू वाले पे। क्या आपको बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया में कुछ डिक्रीज दिखाई दे रहा है? छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, इसी को बोलते हैं नेकिंग बनना। तो जब अभी भी लोड क्या कर रहा है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, अभी भी लोड क्या कर रहा है, लोड तो अभी भी इंक्रीज कर रहा है, बट अल्टीमेट स्ट्रेस पहुंचने के बाद मटेरियल क्या ऑफर नहीं कर रहा। लोड तो अभी भी इंक्रीज कर रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेस पहुंचने के बाद मटेरियल क्या ऑफर नहीं कर रहा, मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा। यहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जा रही थी, मटेरियल अब रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा। अगर उसकी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रही तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, अब स्ट्रेस डिक्रीज होगा, लेकिन इलोंगेशन बढ़ती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये बीच में से क्या कर जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर। और यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो खत्म। क्या पूरा कर्व एक बार रिपीट करना है, या ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना है, डी से रिपीट करना है? ये समझ में आ गया? रिपीट करना है, ध्यान से सुनो। सब लोगों ने डी पॉइंट तक फॉलो किया? जैसे ही डी, अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल शांति से सुनोगे, आंखें बंद करके सुनो। डी पॉइंट पे आते ही, डी पॉइंट पे आते ही जो भी अरेंजमेंट कार्बन एटम्स की होंगी वो डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब मतलब वो स्लिप कर रही है ऑब्लिक प्लेन्स पे। अगर वो स्लिप कर रही है मटेरियल के अंदर तो क्या कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी? नहीं। बट स्लिप कर रही है, डिफॉर्मेशन तो हो रहा है ना, क्योंकि वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही तो स्ट्रेस में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है आपको, डिफॉर्मेशन के अंदर। जब तक वो कार्बन एटम स्लिप होते रहेंगे ऑब्लिक प्लेन्स में, आपको क्या मिलती रहेगी, आपको कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको यील्डिंग मिलती रहेगी। क्या हम लोग ई पॉइंट तक पहुंच गए? एक कार्बन एटम्स स्लिप करते करते कभी तो रुकेंगे ना बेटा, कभी तो रुकेंगे। और जब वो रुकेंगे, जब मान लो वो स्लिप करते करते रुक गए, क्या अब वो कुछ रेजिस्टेंस शो करेंगे या नहीं? अभी भी नहीं करेंगे, अब तो कुछ रेजिस्टेंस शो करेंगे ना, क्योंकि उनके अंदर कुछ रेजिस्टेंस आ गया है। तो अब किसकी वैल्यू में इंक्रीज आएगा, अब स्ट्रेस की वैल्यू में भी इंक्रीज आएगा। और ये इंक्रीज आपको कब तक देखने को मिलेगा, जब तक अल्टीमेट स्ट्रेस ना आ जाए मटेरियल के अंदर। क्लियर सबको? कल मैंने बताया था अल्टीमेट स्ट्रेस यही क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ। माइल्ड स्टील में जब अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया, उसके बाद आप भले ही लोड इंक्रीज कर लो, क्या उसके अंदर फर्दर कोई रेजिस्टेंस डेवलप होगा? उल्टा उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब वो क्या करेगा, वो टूट जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर सबको ये बात? अभी क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, ई पॉइंट से लेके एफ पॉइंट तक डिफॉर्मेशन लाने के लिए क्या आपने एक्स्ट्रा हार्डवर्क किया, या आसानी से मिल गया? चलो इसको छोड़ो। डी पॉइंट से लेके, सुनो, डी पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक डिफॉर्मेशन लाने के लिए क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा हार्डवर्क किया? क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा हार्डवर्क किया? अरे कार्बन आइटम स्लिप कर रहे थे ना, आराम से डिफॉर्मेशन हो रही थी। बट ई पॉइंट से लेके एफ पॉइंट तक डिफॉर्मेशन को लाने के लिए, स्ट्रेन को लाने के लिए क्या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया? लोड का इंक्रीमेंट इंक्रीज किया ना, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हुई थी। तो इसीलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, ई से लेके एफ, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। क्लियर? अब एक बात बताओ, एफ से लेके जी तक रेजिस्टेंस फर्दर इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो रही थी? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी। और एक ऐसा पॉइंट आया जब क्या कर गया, मटेरियल फेल कर गया। तो एफ से लेके जी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन स्ट्रेस सॉफ्टनिंग रीजन। क्लियर? ई से लेके एफ स्ट्रेस हार्डनिंग रीजन, और एफ से लेके जी स्ट्रेस सॉफ्टनिंग रीजन। क्लियर? तो डी से लेके ई क्या मिलेगी आपको, डी से लेके ई बताओ, यील्डिंग। ई से लेके एफ कैसा रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन या स्ट्रेस हार्डनिंग, कोई एक ही बात है। और दूसरा क्या है, एफ पॉइंट क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। एनीवन, एफ जी क्या है, स्ट्रेस सॉफ्टनिंग या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, क्योंकि स्ट्रेन आपको इजीली मिल रहा है,
स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। स्ट्रेन आपको इजीली क्यों मिल रहा है, क्या कम हो गई है? एफ से लेके जी, रेजिस्टेंस कम हो गई है बेटा, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। और जी पॉइंट क्या है आपके पास? फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट। क्या इस पूरी माइल्ड स्टील कर्व में स्ट्रेस स्ट्रेन में कोई डाउट किसी को भी? अभी बता दो, फिर बाद में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर परेशान नहीं होना। अभी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है? सारे पॉइंट्स पे लिखूंगा अभी, जो मैं बोला था ना कि कार्बन आइटम स्लिप होंगे, ये सब मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे। समझने में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। क्लियर है सबको, एक एक पॉइंट, सिंगल सिंगल पॉइंट क्लियर है? सिर्फ इस डायग्राम को बनाओ, इसमें जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं उसको लिखो नीचे, फिर मैं इसकी जो कहानी है वो लिखना चालू करूंगा। अभी ये कुछ नहीं है। डायग्राम दिख रहा है आप लोग को? चेक करो। डायग्राम जब बन जाए डन लिखना। डन। लिख लिया। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वही रीजन। फ्रॉम पॉइंट O to A, stress is stress is proportional to stress is proportional to strain. There will be
hence there will be linear relationship between stress and strain. between stress and strain. तो क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये किसने ऑब्जर्व किया? ये किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, इसी को आप क्या बोलते हो? हुक्स लॉ पढ़ा हुआ ना आपने, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट किस लिमिट के अंदर अंदर? अगर मैं ए पॉइंट से बाहर चला गया, क्या तब बोल दूंगा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? अगर इस डायग्राम में ए पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पे आ गया, मान लो दिस एक्स पॉइंट, क्या अभी भी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है? क्या इस एक्स पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है क्या? तो जो हुक्स लॉ है वो किस पॉइंट तक वैलिड है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। पॉइंट ए, नाम क्या उसका? प्रोपोर्शनल लिमिट ना। हुक्स लॉ इज हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट ग्राफ में प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है भाई? ए पॉइंट, ए आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर? ए पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, ए बी रीजन, ए से बी में, इस रीजन में क्या स्ट्रेस प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के? ए से बी, क्या ए से बी में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल था? नहीं ना। स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हेंस हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। ये तो बात समझ में आ गई ना कि बी पॉइंट के ए पॉइंट के बाद हुक्स लॉ वैलिड ही नहीं होगा। चलो बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट। बी पॉइंट कैसा पॉइंट था? बी पॉइंट क्या नाम था इसका? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? क्या इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है? अगर मैंने उसको एक्सीड नहीं किया तो लोड लगाने के बाद जितना भी डिफॉर्मेशन है वो कितना हो जाएगा? ग्राफ में समझो, ग्राफ में समझो। बी पॉइंट पे जो भी स्ट्रेस की वैल्यू है, लेट सपोज बी पॉइंट पे जो भी स्ट्रेस की वैल्यू है, कुछ भी मान लो, क्या ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है? अगर हमने इसको क्रॉस नहीं किया तो अगर मैं लोडिंग को हटा भी दूंगा तो डिफॉर्मेशन कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसी मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। क्लियर बात सबको? मतलब बी पॉइंट को क्लियर है? इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which material behaves
like elastic material. Material behaves like elastic material. So up to point B, so up to point B, if material is unloaded, if material is unloaded, the final deformation, the final deformation in the material will be, क्या लिखूं, will be 0. क्लियर, सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ, ए बी वाला. उसके बाद क्या था, सी एंड डी. सी पॉइंट कौन सा था, अपर यील्ड पॉइंट, एंड डी हमारे पास क्या था, लोअर यील्ड पॉइंट. अपर यील्ड पॉइंट, अपर लिमिट नहीं, अपर यील्ड पॉइंट क्या लिखा नमूना में, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट. इसमें मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, क्या, we get a definite yield point, yield point in mild steel, in mild steel because of collateral effect, collateral. और ये क्या है, collateral effect क्या है, presence of impurities, presence of impurities like, हमारे केस में impurity कौन है, कार्बन, like कार्बन, नाइट्रोजन भी हो सकती है, बोरॉन, in the interstitial sites, in the interstitial sites. ये तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं आयरन के, और ये बैठा हुआ है कार्बन किसके अंदर, इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर. दिस इज योर कार्बन एटम. क्लियर. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट क्या था यील्ड पॉइंट का. अच्छा पहले तो ये बताओ कौन सा वाला सिग्निफिकेंट है, अपर वाला या लोअर वाला, लोअर, क्यों, सिंस सिंस पोजीशन ऑफ अपर यील्ड पॉइंट, upper yield point is not constant, is not constant, so we will take lower yield point. लोअर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जैसे ही मेरा लोअर यील्ड पॉइंट रीच हुआ, मतलब जैसे ही मैंने इस डायग्राम में देखो, जैसे ही मैं इस डी वाले पॉइंट पे आया, अगर मैं अब मटेरियल को अनलोड कर दूं,
क्या फाइनल डिफॉर्मेशन जीरो होगा? क्यों? क्योंकि डी पॉइंट किससे बाहर है? डी पॉइंट बी पॉइंट से बाहर है, इलास्टिक लिमिट से बाहर है। क्लियर? सबको क्लियर है चीज? इसका सिग्निफिकेंस क्या था? यील्ड पॉइंट इज अ पॉइंट, yield point is the point which indicates which indicates the yielding of the material. Yeah, yielding of the material. सबको क्लियर है? बताओ। डी डी पॉइंट तक कहानी ना। अब एक नोट लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इन रियलिटी, इन रियलिटी पॉइंट ए, बी, सी एंड डी are very close to each other, are very close to each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जो आपको डायग्राम बनाया, बना के दिखाया, क्या उसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट एक ही पॉइंट है क्या? मैंने आपको समझाने के लिए उस डायग्राम को एग्जीक्यूट किया, बट एक्चुअल में ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट इतने पास पास होते हैं कि मैं इन चारों पॉइंट को एक ही पॉइंट से क्या कर सकता हूँ? रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इन चारों को एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा तो देखो कर्व कैसा बनेगा। दिस इज अवर स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस। स्टार्टिंग में कैसा कर्व आएगा? लीनियर। देखो ध्यान से, इस पॉइंट का नाम बताओ। दिस इज ए भी उतना ही पास में है बी के, जितना जितना सी पास में है और जितना डी पास में है। तो इसी पॉइंट से क्या स्टार्ट हो जाएगी फिर? इसी पॉइंट से, अगर ये बेचारा ए बी और सी बहुत पास पास है, तो इसी पॉइंट से क्या स्टार्ट हो जाएगी? इसी पॉइंट से यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बताना चाह रहा था बस। इसी पॉइंट, इतना देखो, इतना पास होता है, इस तरीके से होता है। देख रहे हो आपने उस पर्टिकुलर कर्व को कितना बड़ा समझा है? ये इतना पास में होता है। क्लियर? ये यील्डिंग निकल के आ रही है। यहीं पे पॉइंट ए, यहीं पे पॉइंट बी, यहीं पे पॉइंट सी और यहीं पे पॉइंट डी होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। क्लियर सबको? ए भी यही है, बी भी यही है, सी भी यही है और डी भी यही है। एक ही पॉइंट लेंगे हम, ध्यान रखना। अब देखो, कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी सुनो, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है? इलास्टिक लिमिट तक या प्रोपोर्शनल लिमिट तक? हुक्स लॉ अंडरस्टैंडिंग के लिए कहाँ तक वैलिड है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक एक्चुअल में। बट क्योंकि इलास्टिक लिमिट किसके बहुत पास में है? जो बी पॉइंट दैट इज अवर इलास्टिक लिमिट, वो किसके पास में है? वो ए पॉइंट दैट इज प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लिमिट उसके पास में है। तो अगर क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं लिखा हुआ तो परेशान मत हो जाना। एग्जामिनर क्या चाह रहा है, आप किसको मार्क करो वहां पे कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है? हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है। सबको बात समझ में आई? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल में जो हुक्स लॉ है वो कहां तक वैलिड है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ए पॉइंट तक। बट एक्चुअल में ए पॉइंट जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वो किसके पास में होता है? बहुत ज्यादा इलास्टिक लिमिट के पास में है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है? इलास्टिक लिमिट। बट अगर ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट लिखा हुआ है तो वही टिक करके आओगे। क्लियर सबको बात? नेक्स्ट, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये चीज नोट कर ली? करो नोट करते हैं। इज इट डन? नोटेड बाय एवरीवन? उसके बाद कहां से गए थे? डी से लेके
ई पॉइंट। इसको क्या बोला था? या तो इसको यील्डिंग बोल लो, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, इसको यील्ड प्लेट्यू भी बोल सकते हैं। यील्डिंग या यील्ड प्लेट्यू दोनों आपको नाम मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है वो। ये क्यों हुई थी भाई, यील्डिंग क्यों हुई थी? यील्डिंग क्यों हुई थी? किसके कारण हुई थी यील्डिंग? स्लिपेज ऑफ कार्बन एटम ऑन किस प्लेन्स पे? कार्बन एटम स्लिप हुए थे किस प्लेन पे? ऑब्लिक प्लेन पे। क्या नॉर्मल प्लेन पे कोई स्लिप हो सकता है? बताना जरा। क्या तुम नॉर्मल किसी प्लेन में, अरे कोई प्लेन इंक्लाइन होगा या ऑब्लिक होगा तभी तो फिसलोगे। प्रैक्टिकली सोच लो। तुम एक ऐसे प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन में फिसल सकते हो? गिर जाओगे सीधे। इंक्लाइन प्लेन में फिसलोगे ना बेटा। तो इंक्लाइन कैसा प्लेन है? एक ऑब्लिक प्लेन ही तो है। क्लियर? तो इन दिस जोन, इन दिस जोन material undergoes large deformation because of, या फिर ऐसे लिखो large deformation with very less increment in stress. Large deformation with very less increment in stress. This large deformation, this large deformation is due to, is due to slippage of, is due to slipping of carbon atom, carbon atoms on oblique planes, planes. इसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। जो हमारा फाइनल इनिशियल जो क्रॉस सेक्शन था, चेक करो। ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉर्मल प्लेन। क्लियर? दिस इज नॉर्मल प्लेन। इसको बोलेंगे नॉर्मल प्लेन। क्या नॉर्मल प्लेन पे कोई फिसल सकता है? नहीं ना। तो जो कार्बन एटम है वो किस पे फिसल रहे हैं बेचारे? वो इंक्लाइन प्लेन पे फिसल रहे हैं, ऑब्लिक प्लेन या इंक्लाइन प्लेन्स। अगर दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये कार्बन एटम बेचारे फिसल रहे हैं इस तरीके से। दिस इज अवर ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन। क्लियर? कोई दिक्कत यील्ड प्लेट्यू में किसी को? डिफॉर्मेशन लार्ज है बट इंक्रीमेंट इन स्ट्रेस कितना है? बहुत स्मॉल है। नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। लिख लिया? नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास में? नेक्स्ट था आपके पास में ये। इसको क्या नाम दिया था? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। क्या इसमें मुझे स्ट्रेन को लाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ा था? इस पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रेन को लाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ा था, या उतने लोड पे आ गया था जिस लोड से इंक्रीज, जिस रेट से लोड इंक्रीज कर रहा था? ऐसा था क्या? नहीं ना। तो वो बेसिकली आपको हार्डवर्क क्यों करना पड़ा? क्या बंद हो गया था इस ई पॉइंट पे आते ही? ई पॉइंट पे आते ही क्या बंद हो गया था? कार्बन एटम की स्लिपिंग बंद हो गई थी। उन्होंने एक पर्टिकुलर अब ओरिएंटेशन ले लिया ना, एक अरेंजमेंट कर ली उन्होंने। जब उन्होंने एक अरेंजमेंट कर ली, अब आपकी लोडिंग के अगेंस्ट वो क्या ऑफर करेंगे आपको? आपको रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, दैट मीन स्ट्रेस क्या करेगा फिर? जब लोड इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेस भी इंक्रीज करेगा।
in this region, in this region, material again starts showing resistance, showing resistance up to ultimate value of ultimate value of stress, up to ultimate value of stress। जो F पॉइंट था उसका नाम क्या था? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। लास्ट रीजन कौन सा था हमारे पास में? एफ जी, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। इसको स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस वाले रीजन में स्ट्रेन को लाने के लिए क्या आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, या उसकी रेजिस्टेंस ही खत्म हो चुकी है तो आराम से डिफॉर्म कर रहा है वो? अरे मटेरियल की एक बात समझो, जब मटेरियल की स्ट्रेंथ रीच हो गई, सुनना बात ध्यान से, मटेरियल की स्ट्रेंथ किस पॉइंट तक रीच हो गई? जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ किस पॉइंट तक रीच हो गई? अल्टीमेट, उसका नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम क्या है? एफ पॉइंट है ना। फर्दर लोड क्या कर रहे हो? फर्दर लोड क्या कर रहे हो? लोड अभी भी इंक्रीज कर रहे हो। भले ही तुम लोड इंक्रीज करते जाओ, एक बार मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ पे पहुंच गया, क्या उसके बियॉन्ड वो और स्ट्रेस डेवलप कर सकता है, और रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है? नहीं ना, स्ट्रेंथ पे आ गया। लेकिन तुम लोड अब क्या कर रहे हो, तुम लोड अभी भी इंक्रीज कर रहे हो, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगा। उसके मतलब वो टूट डिफॉर्मेशन नहीं, सॉरी, वो टूटना चालू कर जाएगा। क्या बताओ? स्टार्ट हो जाएगा ना टूटना, ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। अब जब उसकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसका जो रेजिस्टेंस था उस एफ पॉइंट का, वो कांस्टेंट रहेगा या वो डिक्रीज होता चला जाएगा? मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनो बात, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ पॉइंट पे क्या मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ या मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो कर रहा है? एफ पॉइंट पे अभी भी आप एफ पॉइंट के बाद भी आप लोडिंग क्या कर रहे हो? लोडिंग तो अभी भी आप इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि अब वो टूटना चालू हो गया है। आई बात समझ में? प्लीज ये मत सोचना कि सर लोडिंग तो आप इंक्रीज कर रहे हो तो स्ट्रेस क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? स्ट्रेस इसलिए इंक्रीज नहीं पा रहा क्योंकि स्ट्रेस क्या, क्या स्ट्रेस इक्वल्स टू एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया होता है? क्या स्ट्रेस इक्वल्स टू एक्सटर्नल लोड पर यूनिट, वो तो किसके बराबर होता है? इंटरनल लोड पर यूनिट एरिया ना। तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है वो कम होती जा रही है, क्यों? क्योंकि वो टूटता जा रहा है बेचारा। तो स्ट्रेस क्या कर रहा है? स्ट्रेस कम होता चला जाएगा, और अगर स्ट्रेस कम होता चला जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी, तो आपको डिफॉर्मेशन लाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। क्लियर सबको? तो आफ्टर एफ पॉइंट, आफ्टर पॉइंट एफ, डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन या मटेरियल starts decreasing, starts decreasing at a rapid pace, at a rapid pace। अगर उसका डायमीटर बहुत रैपिड स्पीड से डिक्रीज कर रहा है तो एरिया भी क्या करेगा? एरिया भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या एक ऐसा टाइम आएगा कि एरिया इतना छोटा होगा कि टूट जाएगा वो बीच में से? है ना, रैपिड पेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बना के दिखा था डायग्राम, ब्लू वाला और ब्लैक वाला, जब डायमीटर डिक्रीज कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब डायमीटर में आपको डिक्रीज देखने को मिले? इसी को बोलते हैं नेकिंग। इसी प्रोसेस को वो क्या बोलते हैं, नेकिंग। तो बना के दिखाता हूँ फिर से आपको। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये मूर्ख है, इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहा है ना? ये फीलिंग आ रही होगी ना। कोई बात नहीं। अंदर ही अंदर हंस रहे हो।
यहाँ नो लिख रहे हो। अब देखो जरा, जो स्पेसिमेन है उसका जो डायमीटर है वो क्या करता जा रहा है, ओरिजिनल डायमीटर वाज डी नॉट, ओरिजिनल डायमीटर वाज डी नॉट। अभी एफ पॉइंट के बाद डायमीटर क्या करता जाएगा, डायमीटर डिक्रीज करता जाएगा। और अगर डायमीटर डिक्रीज करता जाएगा, ये एरिया देखो जरा, बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। लोड अभी भी क्या कर रहे हो, अरे लोड अभी भी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो टूट जाएगा ना। अब तो अरे टूट जाएगा ना। जिस पॉइंट पे टूटेगा उसी को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि ये जब टूटता है तो इसका एक प्यारा सा शेप बनता है। कोई नाम बताएगा मेरे को। जब माइल्ड स्टील फाइनली फेल करता है तो एक शेप बनती है इसकी, कप कॉन फेलियर। कप कॉन फेलियर बनता है। अब थोड़ा बहुत विजुलाइज कर पा रहे हो कि कप कौन क्यों बनता होगा, क्योंकि डायमीटर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। अभी बना के दिखाऊंगा आपको मैं। अल्टीमेटली एट पॉइंट जी, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर या रप्चर, रप्चर ऑफ द मटेरियल या ऑफ द स्पेसिमेन विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कप कॉन फेलियर। ये पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, इन द फॉर्म ऑफ कप कॉन फेलियर। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि जब आपने माइल्ड स्टील पे एक नॉर्मल टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो उसका जब फेलियर हुआ तो किस शेप में होता है, कप कॉन फेलियर। अब ये क्या होता है जरा चेक करो। देखो, हमने एक अभी आपको मैंने बताया कि जब फेलियर से पहले इसका डायमीटर क्या करेगा, स्पेसिमेन का, स्पेसिमेन का डायमीटर क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा ना। दिस इज नोन एज कप कॉन फेलियर। इस तरीके से फेल होगा। क्या आपको बात समझ में आई सबको। ये जब कप कॉन फेलियर हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये कप कोन फेलियर ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फेल होता है तो ये जिस सरफेस के अलोंग फेल हो रहा है ना, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो पूछ लेगा आपसे कि कप कोन में कितना एंगल बनता है, 45। अगर हॉरिजॉन्टल से 45 है तो वर्टिकल से भी कितना होगा, 45, 90 टोटल होता है। ठीक है बात। नोट करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन। आपको माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन में एक एक पॉइंट क्लियर है या नहीं, क्लियर है। सिर्फ एक पॉइंट बच गया, वो बताता हूँ फिर क्लास एंड करता हूँ। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये नोट कर लिया। एक पॉइंट क्या बचा है जरा देखो ध्यान से। बी पॉइंट कैसी, बी पॉइंट का नाम क्या है, बी पॉइंट का नाम क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, ध्यान से देखो, ऐसे समझाता हूँ। सुनो 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 देखो। लेट अस सपोज आपने मटेरियल को एक्स तक लोड किया। क्या आपको कुछ डिफॉर्मेशन दिखाई दे रही है इसके अंदर, कुछ स्ट्रेन आ रहा है, एक्स पॉइंट पे स्ट्रेन आ रहा है। अरे नमूनो, एक्स पॉइंट पे स्ट्रेन आ रहा है ना, जरा चेक करो। अगर मुझे स्ट्रेन की वैल्यू, यही तो होगा ना स्ट्रेन, स्ट्रेन किस एक्सिस पे है, यही तो स्ट्रेन है। ए पॉइंट के लिए कितना स्ट्रेन होगा,
ए पॉइंट के लिए कितना स्ट्रेन होगा, ये स्ट्रेन होगा। इस बी पॉइंट के लिए कितना स्ट्रेन होगा, ये स्ट्रेन होगा। अरे बताओ यार, नहीं समझ में आई बात। पहला वाला स्ट्रेन किसके लिए है, एक्स पॉइंट के लिए, अगला वाला ए पॉइंट के लिए, अगला वाला बी पॉइंट के लिए। अगर मैं एक्स पॉइंट पे मटेरियल को अनलोड कर दूं, ये एक्स ई एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। अगर मैं ए पॉइंट पे मटेरियल को अनलोड कर दूं, कितना हो जाएगा, ई ए। बी पॉइंट पे अगर मैं मटेरियल को अनलोड कर दूं, कितना हो जाएगा, ई बी। तो इस इलास्टिक लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग जितना भी स्ट्रेन आ सकता है, इस सारे के सारे स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, खुद ही बता दो, इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इलास्टिक स्ट्रेन मटेरियल का रिकवर हो जाता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? रिकवर होना मतलब जीरो होना। इलास्टिक स्ट्रेन क्या मटेरियल का रिकवर हो जाता है ना? इलास्टिक स्ट्रेन के बाद जो भी स्ट्रेन आएगा मटेरियल के अंदर, वो कैसा स्ट्रेन होगा, इलास्टिक लिमिट के बाद या इलास्टिक स्ट्रेन के बाद जो भी स्ट्रेन आएगा वो कैसा होगा, अब वो अब प्लास्टिक स्ट्रेन होगा। प्लास्टिक स्ट्रेन। क्या आपको ये बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कहने का, कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इस सी पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू निकालूंगा, तो सारा का सारा इलास्टिक आएगा क्या? सी पॉइंट पे अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या सारा का सारा इलास्टिक आएगा? नहीं ना। इलास्टिक तो सिर्फ इतना वाला पार्ट है ना, ये इलास्टिक है बी पॉइंट तक। तो ये वाला जो स्ट्रेन होगा, ये कौन सा स्ट्रेन होगा, ये इतना प्लास्टिक स्ट्रेन होगा। क्लियर सबको बात, क्लियर? तो प्लास्टिक स्ट्रेन पिक्चर में कब आता है, प्लास्टिक स्ट्रेन पिक्चर में आएगा ही कब, जब तुम मटेरियल को किस पॉइंट के बियॉन्ड तक लोड कर दो, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड कर दो। अगर तुम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर सब कुछ रख रहे हो, क्या कोई प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप होगा? कभी नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखना, इलास्टिक स्ट्रेन रिकवर हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक स्ट्रेन रिकवर नहीं होता। एक बार अगर प्लास्टिक स्ट्रेन आ गया, वो कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर, क्लियर? इलास्टिक स्ट्रेन अगर एक बार आ गया, अनलोड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, बट अगर एक बार प्लास्टिक स्ट्रेन आ गया ना, भले ही अनलोड कर दो, वो जीरो नहीं होगा। और कल देखेंगे क्या इसकी कहानी है। आज की क्लास आपको समझ में आई, अच्छी लगी? चलो, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।